Good morning, student of class 8th. Welcome to SDVP Online Hindi Classes YouTube channel. Today I am going to start our second lesson. The title of our lesson is लाख की चूड़ियाँ। बेटा लाख की जो चूड़ियाँ शीर्षक जो पाठ है उसके रचयिता उसके जो लेखक हैं वो कामता नाथ जी हैं। कामता नाथ का जन्म 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। ये महान साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की, इसलिए सरकार ने इन्हें अनेक सम्मान दिए हैं, जैसे कि पहल सम्मान, भूषण आदि सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं में से बहुत सी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हुई और 2015 ईस्वी में कामता नाथ जी का निधन हो गया था। इन्होंने हिंदी में कहानियाँ, नाटक और अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख कहानियों में रिश्ते नाते, लाख की चूड़ियाँ, सब ठीक हो जाएगा, छुट्टियाँ, तीसरी सांस आदि प्रमुख हैं। तो इनकी एक जो प्रसिद्ध कहानी है लाख की चूड़ियाँ, आज हम उसको पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ देखो, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। कौन कह रहा है ये बात? लेखक। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के सभी बच्चे उनको बदलू मामा, बदलू काका कहते थे। इसलिए मैं भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका के नाम से पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन होता है, खाली स्थान, मैदान या आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना सारा काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाता रहता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख मुलायम होने तक वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरियां होता है लकड़ी का गोल लट्ठा जो ठोकने पीटने के काम आता है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होता है बेटा चारपाई की भांति बैठने की एक छोटी वस्तु, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता। अब बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? लल्ला। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते मैं देखता रहता। लगभग हर रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनियार था। अब मनियार का मीनिंग है यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने और बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है बेटा जो दादा परदादा काम करते आ रहे हैं, वही काम उसने अपना लिया था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका
था। वस्तु विनिमय होता है बेटा व्यापार करने का एक ऐसा तरीका जिसमें अपनी चीज को, अपनी वस्तु को बेचकर पैसे न लेकर उस वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु ले लेना जिसकी उसे जरूरत है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत भोला था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है, महत्व और ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वह बिगड़ गया था और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत मुश्किल से उसे लोग मना पाए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था। कुड़ उठना मीन्स जल जाना, ईर्ष्या के मारे जलन होना। और कभी कभी तो वह दो चार सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि वो खातिरदारी भी करता था, लेखक के साथ बहुत प्यार से बातें भी करता था, उसको अपनी गाय के दूध की बनी मलाई भी खिलाता था, अपने बगीचे में लगे आम भी खिलाता था। लेकिन लेखक को उसका जो व्यवहार है उसमें सबसे अधिक बात क्या पसंद थी? यह पसंद थी कि वह लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर लेखक को देता था। यही बात लेखक को उसकी सबसे अच्छी लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां पर गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में ही मैं लगभग कुछ दिनों तक रुकता। मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के हाथों में सभी की कलाइयों में कांच की चूड़ियां हैं। बिरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी थी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी थी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं।
अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट चारपाई। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मीन्स देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था। अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र खोज रहा हो। और तब वह एकदम बोल उठा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न कहीं उसकी भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी अब वह और भी अधिक बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यानी कि मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मीन्स पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे लज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुझे आम खिलाना मैं भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में लज्जो, उसकी बेटी, लज्जो किसका नाम है? बदलू की बेटी का, अंदर से एक डालिया में ढेर से आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारे उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत होता समय। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम की एक नस्ल का नाम है। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। लज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी कि मेरी नज़र वहीं पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना मीन्स सजना।
बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आऊं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो बेटा ये थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरी में क्या बताया गया है? इस स्टोरी में लेखक ने यही बताना चाहा है कि किस प्रकार मशीनी युग के आ जाने पर जो हाथ से काम करने वाले उद्योग धंधे थे, हथकरघे जो थे, वो समाप्त हो चुके थे और उन उद्योग धंधों में काम करने वाले जो लोग थे वो बेरोजगार हो चुके थे। इस व्यथा को यहाँ पर लेखक ने बताया है। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।